अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने 9th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 3.2 है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया था और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक और नाम भी हमने पढ़ा था जिसको हमने लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से याद किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि इन लॉज ऑफ मोशन में हमें तीन बातें जो हैं वो बेसिक हमने इनमें याद रख लेनी है। किसी भी लॉ की स्टेटमेंट चाहे फर्स्ट सेकंड या थर्ड जो भी लॉ है उस रिस्पेक्टिव लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म और उस रिस्पेक्टिव लॉ की से रिलेटेड एग्जांपल्स कि आपके एग्जांपल्स में वो लॉ एप्लीकेबल हो रहा है तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है। सो अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट को देखें तो इसकी स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि व्हेन a force acts on a body, it produces acceleration। ठीक है कि जब किसी भी बॉडी पर आप फोर्स लगाते हैं तो ये जो फोर्स है ये बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है। फिर हम कहते हैं ये लॉ हमें ये कहता है कि दैट प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन इज directly proportional to force and inversely proportional to mass। कि वो जो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है और मैस के साथ उस एक्सेलरेशन का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है। अब लॉ की जो पहले वाला पॉइंट है ना इसको पहले हम समझ लेते हैं कि व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। हमने जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था या लॉ ऑफ इनर्शिया था उसमें हमने यही बात पढ़ी थी ना कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो अपनी रेस्ट की स्टेट को कंटिन्यू करती है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो अपनी मोशन की स्टेट को कंटिन्यू करती है अनटिल और अनलेस हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ठीक है। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉल है, ठीक है, और ये रेस्ट पर है। जब तक आप इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे बॉल मूव नहीं करेगी। जब बॉल रेस्ट पर है तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। अच्छा, अब जैसे ही आपने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी ने मूव करना शुरू किया है और जब ये मूव करना शुरू करेगी तो किसी भी वेलोसिटी से, फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया है। ठीक है। अब देखिए पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी, अब इसकी वेलोसिटी 5 हो गई है तो एक्सेलरेशन की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये है ना डेल्टा वी बाई टी, यानी कि आप यूं कह सकते हैं स्टूडेंट्स वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी कि जैसे ही वेलोसिटी चेंज हुई इसका मतलब है वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। ऐसा ही है। और वेलोसिटी क्यों चेंज हुई, वेलोसिटी इसलिए चेंज हुई कि आपने उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की। जब आपने फोर्स अप्लाई की तो बॉडी ने रेस्ट की स्टेट से मोशन की स्टेट में जाना शुरू किया और जब स्टूडेंट्स बॉडी ने रेस्ट की स्टेट से मोशन की स्टेट में जाना शुरू किया तो वेलोसिटी चेंज हुई और वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से वहां से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई। ठीक हो गया। ये हो गया पहला पार्ट। और फिर वो कहता है कि वो जो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मैस के। लिए जो प्रोड्यूस एक्सेलरेशन है ये फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप में होती है और ये जो बॉल है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इसके साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है। इसी को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो स्टूडेंट्स हम न्यूटन सेकंड लॉ की बड़ी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फॉर्म है, पेपर में इसका प्रूफ भी आपसे पूछा जा सकता है। सो मैथमेटिकल फॉर्म में हम ये कहते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के और ये जो एक्सेलरेशन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो आप लिखें कंबाइनिंग 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है। तो हम यूं लिख सकते हैं ना कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ डिवाइडेड बाय एम। लिख सकते हैं। अब हमें पता है जब भी किसी भी इक्वेशन के अंदर प्रोपोर्शनलिटी साइन आ रहा होता है तो स्टूडेंट्स हम उसे इक्वालिटी में चेंज करते हैं और साथ में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं तो a इज इक्वल्स टू के एफ डिवाइडेड बाय एम आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में अगर मैं m को इस तरफ मल्टीप्लाई कर लूं तो एम ए इज इक्वल्स टू के एफ आ जाएगा। हर एक इक्वेशन में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं उसकी अपनी अपनी वैल्यू होती है
न्यूटन ने अपने इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी के लिए वैल्यू 1 ली थी एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। इसका मतलब है F इज इक्वल्स टू एम ए, ये जो है वो न्यूटन सेकेंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म बन जाती है, ठीक है। और ये जो सेकेंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है F इज इक्वल्स टू एम ए, यही हमने जब फोर्स को एज अ फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस किया होता है ना, तो हमने फोर्स का फॉर्मूला भी यही पढ़ा होता है कि F इज इक्वल्स टू एम ए जो है ये फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक हो गया। अब यहीं से हम कहते हैं कि न्यूटन ने ही हमें यहाँ पर इसका यूनिट भी बताया था, फोर्स का यूनिट, ठीक है। और हमने यूनिट ऑफ फोर्स, और हमने ये सीखा था ना फोर्स वाले टॉपिक में, जब भी हम फोर्स को पढ़ रहे होते हैं कि फोर्स का कॉन्सेप्ट हमें चूंकि न्यूटन ने दिया था, तो हमने इनके नाम से जो है वो इसका यूनिट न्यूटन रख दिया था। अब कैसे कि हमने ये पढ़ा है कि फोर्स का फॉर्मूला ma होता है, यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 किलोग्राम है और स्टूडेंट्स उस ऑब्जेक्ट के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो फिर उसके अंदर बनने वाली फोर्स को हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या साइंटिस्ट के नाम से न्यूटन कह देते हैं, ठीक है। सो यहां से अगर हमने डिफाइन करना हो ना 1 न्यूटन को, तो हम कर सकते हैं ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 केजी हो, उस 1 केजी मास वाले ऑब्जेक्ट के अंदर अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, तो फिर हम दोनों में ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने की वजह से जो फोर्स बनेगी वो फोर्स 1 न्यूटन की होगी। यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जब भी हम यूनिट्स को डिफाइन कर रहे होते हैं ना, तो हमेशा कोफिशिएंट 1 लिया जाता है, और ये कोफिशिएंट 1 लेना जो है इसे हम फिजिक्स में कोहेरेंस ऑफ यूनिट कहते हैं, ठीक है। इसे हम फिजिक्स में कोहेरेंस ऑफ यूनिट कहते हैं कि हमेशा जो है वो यूनिट्स को हम 1 की रिस्पेक्ट से डिफाइन करते हैं। आप न्यूटन ले लें, आप पास्कल ले लें, आप कोई भी, आप जाउल ले लें, आप कोई भी वाट ले लें, आप कोई भी यूनिट ले लें, हमेशा उसको जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो हमेशा हम 1 की रिस्पेक्ट से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो आपकी बुक में आपको एक एग्जांपल दे रहा है। वो आपको बता रहे हैं कि जी फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास m है, ठीक है। वो आपसे कह रहा है कि आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर को जैसी फोर्स अप्लाई करेंगे ना, F फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर वो आपको बता रहे हैं कि जी अगर इस एक ऑब्जेक्ट को, यानी कि पहले जो मास 5 किलोग्राम है, अगर आप इस ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दें, यानी कि m इज इक्वल्स टू 5 kg यहाँ भी कर दें और m इज इक्वल्स टू 5 kg यहाँ भी कर दें, तो कह रहा है अब इन ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए आप जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो 10 न्यूटन की अप्लाई करेंगे, तो जैसे ही इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो भी पहले के मुकाबले में ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब फिर वो आपसे क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट का मास सेम रहे, यानी कि यही दो मैसेज रहे, ये भी 5 kg का है और ये भी 5 kg का है, ठीक है। और इस केस में अगर आप फोर्स F को कांस्टेंट रखें, फोर्स को कांस्टेंट रखें, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी ना वो पहले के मुकाबले में हाफ हो जाएगी। क्यों? बिकॉज एक्सेलरेशन का फोर्स के एक्सेलरेशन का मास के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। आपने मास बढ़ा दिया ना, 2 मैसेज कर दिए, पहले आपका मास 1 था, आपने मैसेज 2 कर दिए, फोर्स पहले भी 10 थी, अभी भी 10 है, फोर्स कांस्टेंट रह रही है। इसका मतलब है एक्सेलरेशन का मास के साथ, हमने चूंकि यहाँ पे पढ़ा है ना कि एक्सेलरेशन का मास के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर मास डबल हो गया तो एक्सेलरेशन ने हाफ हो जाना है, ठीक हो गया। तो ये आपकी बुक में उसने आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। जिस डायग्राम के लिए आपकी बुक का पेज नंबर 71 है, और देखिए इनिशियली मास 1 है, उसको ड्रैग करने के लिए फोर्स F लग रही है, एक्सेलरेशन A लग रही है, ठीक है। फिर वो बता रहे हैं कि मास m है, अब मैंने यहाँ पर डबल बना दिया, मतलब आप एक मास बना दे 10 kg का, या चले मास मतलब डबल भी आपने कर दिया, तो 2 मैसेज को ड्रैग करने के लिए जितनी भी फोर्स लग रही है, अगर फोर्स आप ज्यादा लगा रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन भी 2a प्रोड्यूस हो रही है, मतलब जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन, 2 टाइम्स फोर्स लग रही है इनिशियल फोर्स के, तो एक्सेलरेशन भी 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। और थर्ड में देखिए 2 मैसेज हैं, उन पे फोर्स आप F लगा रहे हैं, कांस्टेंट रह रही है, लेकिन चूंकि मास बढ़ रहे हैं, इसका मतलब एक्सेलरेशन हाफ हो रही है, तो देखिए एक्सेलरेशन में लिखा हुआ है a डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इस लॉ में हमने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स के एक्सेलरेशन का मास के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अगर मास बढ़ रहा है तो फिर ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन को कम होना ही होना है, ठीक है। बाकी जो है वो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म इसने आपको बताई है इस पेज पर, पेज के सेंटर में जहां पर फिगर नंबर 3.12 बनी है, उसके अपोजिट पैराग्राफ जो है उसमें उसने
बोल्ड करके ब्लैक सी लाइंस में इसकी आपको दी है, स्टेटमेंट इसकी आपको बताई है। और पेज नंबर 71 के बिल्कुल एंड में, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो एनेबल अस टू डिफाइन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एन। तो वो आपको न्यूटन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। और अगले पेज पर देखें तो 1 न्यूटन जो है वो 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्केल के इक्वल होता है। तो न्यूटन को उसने आपको एलेबोरेट करके बताया है कि अगर आपने फोर्स का यूनिट न्यूटन को डिफाइन करना है तो फिर आप किस फॉर्म में उसको डिफाइन कर लेंगे। ये था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, जिसको थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से पढ़ा जाता है, वो डिस्कस करेंगे।